Hello guys, welcome to Rudy's channel. So today we are doing quick revision of Foreign Contribution Regulation Act 2010. So the notes that I have made it is all module based, straight from the module. So let's get started. What does it say? It says that foreign contribution section 2 clause 1 clause H, I hope it's clear now. इट सेज़ दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब कोई भी डोनेशन, कोई भी डिलीवरी या फिर कोई भी ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स. फॉरेन सोर्स क्या होता है वो भी नेक्स्ट डेफिनेशन में आएगा. फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, एनी सिक्योरिटी. इतना समझ में आया. फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये आने वाला, एक क्वेश्चन तो आने वाला, तो उसमें पूछेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो पता होना ज़रूरी है. तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुआ सेक्शन में लर्न कर लोगे तो चलेगा. सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2 clause 1 clause H says that foreign contribution means donation, delivery, transfer made by any foreign source of any article, any currency or any security. इट्स ईजी. फॉरेन सोर्स क्या करेगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन करेगा बाय वे ऑफ डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र. एनी आर्टिकल कर सकता है, एनी करेंसी कर सकता है, एनी सिक्योरिटी कर सकता है. आर्टिकल में क्या नहीं करेगा, अदर देन द आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट. Any article other than the article given to a person as a gift will not be a foreign contribution if market value is less than or equal to 1 lakh. देखते हैं इसको. एनी करेंसी, इंडिया की हो फॉरेन की हो चलेगा. एनी सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर 2H ऑफ सकरा 1956 एंड 2O ऑफ फेमा 1999. Again, what does it say? Foreign contribution means any donation, delivery, transfer of any made by any foreign source of any article, any currency, any security. आर्टिकल में बोल रहा है सारे आर्टिकल ले लो बट अदर देन द आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट. मतलब कोई भी पर्सन है जो डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र कर रहा है बाय अ फॉरेन सोर्स. कोई भी फॉरेनर है वो डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी आर्टिकल का, दैट वुड बी अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड. अगर कोई भी फॉरेन पर्सन अगर कोई भी गिफ्ट दे रहा है किसी पर्सन को और उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम है तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा क्या? नहीं आएगा. समझ में आई बात? क्या बोल रहा है वापस से सुनो. फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 21H बोल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, एनी सिक्योरिटी. आर्टिकल ईजी है, करेंसी ईजी है, सिक्योरिटी ईजी. करेंसी में इंडिया की हो या फॉरेन की हो सकती है. सिक्योरिटी में इस पर सभी हो सकता है, इस पर फेमा हो सकता है. आर्टिकल में ही बोल रहा है कि सारे आर्टिकल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे लेकिन अदर देन द आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट. अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा प्रोवाइडेड उसका वैल्यू जो है वो 1 लाख से कम होना चाहिए. मार्केट वैल्यू इफ लेस देन और इक्वल टू 1 लाख. अगर 1 लाख से ज़्यादा है इन दैट केस अगर आप गिफ्ट भी दे रहे हो तो भी वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा. एक्सप्लेनेशन दिया है. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली थ्रू 1 person और मोर देन 1 person शैल बी डीम टू बी अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. डायरेक्टली लो, इनडायरेक्टली लो, एक पर्सन से लो, एक पर्सन से ज़्यादा लो, है तो है. इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी इनकम डिराइव्ड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन डीम टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई गिफ्ट मिला जिसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, उस पर कोई इंटरेस्ट हो रहा है, कोई भी इनकम डिराइव्ड हो रही है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी. थर्ड बोल रहा है एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फी फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट और टूवर्ड्स कॉस्ट इन लिeu ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज इट से? एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब ये फॉरेन कंट्री की डेफिनेशन में नहीं आता है. क्या ये? अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन इंडिया. अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन इंडिया मतलब इंडिया में पैसे रिसीव हो रहे किससे? फॉरेन सोर्स से, ठीक है. बाय वे ऑफ फी फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट, बाय वे ऑफ फी फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट. लेट्स से मेरा जो लेक्चर है वो कोई फॉरेन का बंदा देख रहा है जिसकी वजह से वो मुझे फीस दे रहा है. और टुवर्ड्स कॉस्ट इन लिeu ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. कोई गुड्स और सर्विसेज जो मैं रेंडर करूँ उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ordinary course of business, that is not foreign contribution. दिस इज़ द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन कि कोई फॉरेन का बच्चा मुझे फीस दे रहा है वो. दूसरा, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में
कौन दे रहा है? फॉरेन सोर्स इंडिया को दे रहा है, तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट पेज. नाउ वी विल मूव हेड विद द सेकेंड वन. अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपने जो पढ़ा फॉरेन सोर्स, ये फॉरेन सोर्स क्या होता है वो यहाँ पे बताया. फॉरेन सोर्स का मतलब होता है 21J के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट. फॉरेन सोर्स मतलब कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हम लोग को कौन से ऐसे लोग हैं जो डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र करेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा. फॉरेन सोर्स का ही सारा गेम है ना इधर, कि डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स करना चाहिए. अब हमको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन सोर्स है क्या, राइट. तो सेक्शन 21J क्या बोल रहा है कि फॉरेन सोर्स में किसको किसको हम फॉरेन सोर्स बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट. फॉरेन की गवर्नमेंट या फिर उसका एजेंसी. अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन की कोई कंपनी. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन की. अ ट्रेड यूनियन इन फॉरेन कंट्री. ठीक है, ट्रेड यूनियन इन फॉरेन कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, दैट्स फाइन. देन फॉरेन की कोई ट्रस्ट है या फिर फाउंडेशन है, मेनली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंट्री. ठीक है. अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री. यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या? फॉरेन सोर्स का मतलब क्या बोला है? ऐसे कौन से लोग हैं जो इंडिया में अगर कुछ पे कर रहे हैं, एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, एनी सिक्योरिटी, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा. गवर्नमेंट, फॉरेन की कोई गवर्नमेंट है या एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट है. फॉरेन की कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ट्रेड यूनियन है इन फॉरेन कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट. फॉरेन की कोई ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन है, मेनली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंट्री. मतलब फॉरेन की कोई ट्रस्ट और फाउंडेशन भी अगर इंडिया में आके पैसे दे रही है ना, दैट वुड बी अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. फॉरेन का कोई भी सिटीजन हो. ठीक है, समझ में आई बात. उसके बाद बोल रहा है इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसका क्या मतलब होता है? हमने इंटरनेशनल एजेंसी ले ली ना, एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट. तो इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बिंग मतलब जो भी इंटरनेशनल एजेंसी है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन करेगी, तो वो भी फॉरेन सोर्स के अंडर कवर होगा, प्रोवाइडेड जो भी इंटरनेशनल एजेंसी है दैट इज़ नॉट यूनाइटेड नेशंस, दैट इज़ नॉट वर्ल्ड बैंक एंड दैट इज़ नॉट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ये तीन चीज़ को छोड़ के क्या बोला मैंने? यूनाइटेड नेशंस, देन आगे आपका वर्ल्ड बैंक, देन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ओके. देन अ कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री. कोई भी कंपनी है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी. अ कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी. Then it says companies under Companies Act 13 more than 50% of nominal value of its share capital held by singly or jointly by these person. ठीक है, क्या बोल रहा है क्लियरली? पहले बोल रहा है फॉरेन सोर्स में इंक्लूड कौन कौन होते हैं. तो फॉरेन सोर्स में कौन इंक्लूड होता है? सिंपल सी बात है. आई वांट यू टू लर्न दिस राइट अवे. दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग सो मच प्रेशर ऑन राइट नाउ. सो फॉरेन सोर्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन सोर्स में फॉरेन की गवर्नमेंट आ गई या एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट आ गई, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ गई, कोई भी ट्रस्ट और फाउंडेशन आ गई, कोई भी ट्रेड यूनियन आ गया, रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो चलेगा. फॉरेन की कोई कंपनी आ गई, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में, लेकिन वो फॉरेन कंपनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर वो कोई कॉर्पोरेशन करिए तभी भी चलेगा. कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, दैट इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग एज यूनाइटेड नेशन, देन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये ना हो. ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद ये आता है कंपनी, कोई भी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13 मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू विच शेयर कैपिटल हेल्ड सिंगली और जॉइंटली बाय वन गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटीज और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री. ये सेम चीज़ है कि कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13 मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जिसका हेल्ड बाय सिंगली और जॉइंटली दीज पर्सन कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, देन कॉर्पोरेशंस ऑफ फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ गया, देन ट्रस्ट, सोसाइटी और द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वेदर फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री और नॉट. ट्रस्ट, सोसाइटी, ये वाला पॉइंट आ गया. सो दिस इज इट. We'll talk about one by one again. Once again, we'll talk about one pointers again. So फॉरेन सोर्स में क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री है या एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट है, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, अ ट्रेड यूनियन है इन फॉरेन कंट्री विद रजिस्टर्ड और नॉट, कोई सोसाइटी है, क्लब है, कोई सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वेदर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, वेदर नहीं सॉरी रजिस्टर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया ही होना चाहिए.
देन फॉरेन की कोई ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, मेनली फाइनेंस बाय फॉरेन कंट्री, देन सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। उसके बाद देखा इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बिंग यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देन अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री नॉट बीइंग एज फॉरेन कंपनी, बिकॉज फॉरेन कंपनी यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी। कोई भी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट जिसका 50% फेस वैल्यू से ज़्यादा जो कैपिटल है वो हेल्ड बाय सिंगली और जॉइंटली बाय वॉट, तो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हो इन फॉरेन कंट्री, ऐसा जरूरी नहीं है इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी। खत्म हो गया, इतना सही पॉइंट है, इसको बोलते फॉरेन सोर्स। अब मैं डेफिनेशन समझाती हूँ। तो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मीन्स डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, मतलब ये लोग of any article other than the gift of 1 lakh market value up to 1 lakh of any currency, इंडिया की हो या फॉरेन की हो, या फिर any सिक्योरिटी, दैट वुड बी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, 1% के थ्रू करो, मोर देन 1% के थ्रू करो, इंटरेस्ट जो भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एनी अमाउंट रिसीव एनी पर्सन ऑफ फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन इंडिया, मतलब ये लोग जो है ना, ये लोग अगर कोई फीस देते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ फी फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो कि स्टूडेंट है, अगर वो कोई फीस देता है तो चलेगा, बाय वे ऑफ फीस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टूडेंट और टुवर्ड्स कॉस्ट एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सो दैट इज नथिंग बट योर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 21H. So now we are moving ahead with our another definition, that is political party to one end. Now what is political party? An association or body of individual citizens of India. सिटीजन ऑफ कौन बोल रहा है, तो एन एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, या फिर हैज सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर not registered or deemed to be registered under the election symbols, reservation and allotment under 1968. A political party mentioned in column 2 of table 1 and table 2 of notification of election commission of India. सिंपली पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी का मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एन एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब AOP BOI ऑफ इंडिया, जो कि टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होने वाला है एज पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के हिसाब से वो रजिस्टर्ड होने वाला है। देन हैज सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन 20 लेजिस्लेचर, उसने कैंडिडेट सेटअप कर दिया एज पर वॉट, एज पर नॉट रजिस्टर्ड डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मेंशन है कॉलम 2 ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2 ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स नथिंग बट पॉलिटिकल पार्टी. So now we are moving ahead with what is foreign hospitality. This is very important question again, it comes in the exam most of the time कि foreign hospitality क्या होती है, तो any offer not being purely casual one, मतलब कोई भी ऑफर नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, कैजुअल नहीं होना चाहिए, मेड इन कैश और काइंड बाय फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट टू ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट. समझ में आया क्या? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या बोल रहा है, एनी ऑफर नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, मेड इन कैश और काइंड, कोई भी ऑफर दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, काइंड में दे रहे हो, बाय फॉरेन सोर्स, मतलब यही बाय फॉरेन सोर्स मतलब ये लोग हो गए ना अपने, ये लोग इन शॉर्ट, ये जो फॉरेन सोर्स हमने पढ़ा, कोई कंपनी, सिटीजन, ये वो दिमका फलाना, तो ये लोग अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय फॉरेन सोर्स, ये लोग अगर कोई ऑफर दे रहे हैं, कैजुअल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ये लोग कोई ऑफर दे रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद फ्री कॉस्ट टू ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री विद फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट टू ट्रैवल टू एनी कंट्री फॉरेन कंट्री और विद फ्री, मतलब कि ये लोग जो है वो पैसे दे रहे कि आप हमारी कंट्री में घूमो, या फिर ये लोग फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे, दैट्स नथिंग बट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. Right, so now we would move ahead and with our question and answer. It says that prohibition to accept foreign contribution, मतलब क्या situations है जब आप foreign contribution नहीं ले सकते हैं अंडर फिक्रा, ऑफ कोर्स अंडर फिक्रा. तो ये मैंने कुछ चार्ट बनाया इस तरह से, इन सब
चीज़ों में आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. प्रोहिबिशन है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं इन दीज केसेस. विल गो वन बाय वन. No foreign contribution shall be accepted by political party or office bearer thereof, organization of political nature, member of legislature, candidate of election, correspondent, columnist, cartoonist, editor or owner, printer, publisher of registered newspaper, association or company engaged in production of broadcast of audio news or audio visual news or current affairs program through an electronic mode. ये क्या है? इतना समझ में आया पढ़ के. उसके बाद बोल रहा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया है. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, एनआरआई, पीआरआई हो या एनआरआई हो, शेल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1. ठीक है, समझ में आ रहा है. विल गो वन बाय वन अगेन, क्योंकि एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा. 3 क्लॉज 1 में क्या बोल रहा है कि नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय होम. कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है या फिर ऑफिस बेरर देयरऑफ है, वही बोला मैंने. पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेरर देयरऑफ. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर में जैसे आरएसएस हो गया, एबीवीपी हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गया, वो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल से रिलेटेड है. पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन. यहाँ पे दो चीज़ें अलग है. करस्पॉन्डेंट, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि इन लोग में भी बहुत पावर होते हैं, इसलिए ये लोग भी नहीं ले सकते. एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट. एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़, ऑडियो विजुअल न्यूज़, करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड. न्यूज़ वाले हो गए ये, तो पब्लिशर, कार्टूनिस्ट ये लोग, ये न्यूज़ वाले हो गए, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. दूसरा बोल रहा है कोई पीआरआई है या सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई है, शेल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन अंडर 3 क्लॉज 1. मतलब कोई भी पीआरआई या कोई भी एनआरआई जो है, शेल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स. वो इंडिया में है या बाहर है, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि एनआरआई बाहर ही होगा. सो पीआरआई या एनआरआई शेल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स. मतलब फॉरेन की गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है या ऐसा वैसा कुछ है, आपको नहीं एक्सेप्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1, अंडर सेक्शन दिस. उसके बाद बोल रहा है पीआरआई हो या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड, पीआरआई हो या फिर एनआरआई हो, शेल नॉट डिलीवर करेंसी इंडिया की या फॉरेन की एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स. शेल नॉट डिलीवर करेंसी इंडिया की हो या फॉरेन की एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स एनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 या फिर एनी पर्सन रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट लाइकली टू डिलीवर टू पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1. ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना. पहले वाले में बोल रहा है कि पीआरआई और एनआरआई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ही मत करो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में. दूसरा बोल रहा है कि पीआरआई और एनआरआई सुनो, आपको डिलीवर नहीं करना है इंडिया की या फॉरेन की करेंसी, कोई भी जो आपने फॉरेन सोर्स से ली है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है 3 क्लॉज 1, या फिर एनी पर्सन जो आपके पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव है आपके पास कि वो डिलीवर करेगा पॉलिटिकल पार्टी को. समझ में आई. थर्ड वाला बोल रहा है, ये 3-2 है. थर्ड वाला बोल रहा है 3-3 दैट एनी पर्सन रिसीविंग करेंसी इंडिया की हो या फॉरेन की हो फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शैल नॉट डिलीवर टू अ पर्सन अदर देन फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड. क्या बोल रहा है? एनी पर्सन, ध्यान से, एनी पर्सन रिसीविंग करेंसी इंडिया की या फॉरेन की फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शैल नॉट डिलीवर टू अ पर्सन अदर देन फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड. ठीक है. और टू एनी पर्सन इफ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द अदर पर्सन में ट्रांसफर द करेंसी टू द पर्सन अदर देन फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड. समझ में आई. यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का पता है, यहाँ पे बोला कि जो काम के लिए दिया है उसी काम के लिए यूज़ करो. सो एनी पर्सन रिसीविंग करेंसी, कोई भी पर्सन है जिसको फॉरेन की कोई करेंसी मिल रही है, इंडिया की मिल रही है या फॉरेन की मिल रही है, फ्रॉम फॉरेन सोर्स, दे कौन रहा है, फॉरेन सोर्स दे रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शैल नॉट डिलीवर टू पर्सन अदर देन फॉर विच इट वॉज रिसीव. तो उसको जिस काम के लिए मिला उसके लिए आप डिलीवर करो, या फिर और टू एनी पर्सन इफ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव, और किसी भी पर्सन को आप ट्रांसफर मत करो अगर आपके पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी से मिला हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. So now we are doing our next question that says person to whom section 3 shall not apply. This is section 3. तो ऐसे कौन से लोग हैं जिसको ये एप्लीकेबल नहीं है जो अभी हमने पढ़ा.
right? So it says that person to whom section 3 shall not apply, situation where section 3 shall not apply. Nothing contained in section 3 shall apply to acceptance of foreign contribution by a person specified in section 3 subject to the provision as section 10. ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमा का है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इन लोग को भी अलाउड नहीं होगा. बट नथिंग कंटेन इन सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड हियर. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहली चीज़ देखो, आप सैलरी ले रहे हो, आप वेजेस ले रहे हो, आप रेम्यूनरेशन ले रहे हो, आप कर सकते हो. पेमेंट मेड इन इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड आउटसाइड इंडिया, कर सकते हो. बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, एनी पेमेंट ऑफ अ लाइक नेचर, चलेगा. गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन, चलेगा. रेमिटेंस रिसीव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिस चैनल, पोस्ट ऑफिस ऑथोराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा, ठीक है. फ्रॉम हिज रिलेटिव पर्सन रिसीविंग मोर देन 1 लाख, तो वो फॉर्म देगा FC1 सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 days. एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, ट्रांजैक्शन मेड बाय फॉरेन सोर्स विद CG और SG. अब ये समझते हैं क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेक्शन 4 का कि पर्सन, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये अब एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब ऐसे कौन से लोग हैं, पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, सिचुएशंस वे सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई. आप सैलरी ले रहे हो, वेजेस ले रहे हो, अदर रेम्यूनरेशन ले रहे हो, तो आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं काउंट होगा. आप पेमेंट मेड इन इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कॉमर्स या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा. स्कॉलरशिप मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रही है और एनी पेमेंट ऑफ अ लाइक नेचर तो नहीं माना जाएगा. गिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन. गिफ्ट की दो चीज़ें, अगर आपका रिलेटिव है वो आपको गिफ्ट दे रहा है मोर देन 1 लाख, सो हियर फ्रॉम हिज रिलेटिव पर्सन रिसीविंग मोर देन ₹1 लाख हियर, तो उसको सिंपली क्या करना है, अगर रिलेटिव से मिल रहा है फॉर्म FC1 30 days में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है. सेम अगर गिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन मेंबर ऑफ, अगर वो इंडियन डेलीगेटरी का मेंबर है जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, अगर उनको कोई गिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उनको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा. रेमिटेंस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एन ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस ऑथोराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा 99. ये क्या है, ये ध्यान से देखते हैं. रेमिटेंस रिसीव्ड, आपको पैसे मिले हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पैसे मिले ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिले, थ्रू हुम, सो थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज पर्सन इन फेमा, इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा. मतलब कोई भी पैसे आपको मिल रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रहे हैं, कोई ऑफिशियल चैनल के थ्रू मिल रहे हैं, ऑथोराइज पर्सन दे रहा है आपको फॉरेन एक्सचेंज का, ऑथोराइज डीलर दे रहा है, तो चलेगा एज पर फेमा. लास्ट वाला बोल रहा है एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, ट्रांजैक्शन मेड बाय फॉरेन सोर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. आप एजेंट हो, फॉरेन सोर्स काम ही आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करना. सो ट्रांजैक्शन मेड बाय फॉरेन सोर्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी क्या आएगा, ये सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विथ व्हाट इज प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज सिचुएशन जो है सेक्शन 3, ये जो है ये अप्लाई नहीं होगा. सो नाउ वी आर डूइंग अवर सेक्शन 5. सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज इट से, प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कि हम बताएंगे क्या प्रोसीजर है कि कोई भी पॉलिटिकल, हमने यहाँ पे एक पढ़ा था ना कि RSS जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गया, तो हम बताएंगे वो है या नहीं, उसके लिए हम बताएंगे ये चीज़ें अगर है ना उसमें, तभी वो पॉलिटिकल नेचर का होगा. एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई, तो सेक्शन 5 जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन नॉट रजिस्टर्ड एज पॉलिटिकल पार्टी. कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी बट देयर एक्टिविटीज़ एंड आइडियोलॉजीज क्लोजली अलाइन विद अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. वो लोग जैसे RSS हो गया, अब वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, दैट्स अनदर थिंग. सपोज वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस इफ़ इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बट उनका आइडियोलॉजी तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करता है, सॉरी सेक्शन 5 एम्पावर करता है, सेक्शन 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टी जैसी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनका पूरा काम करना पॉलिटिकल पार्टी की तरह है, सो ये जो है ये भी पॉलिटिकल पार्टी में आएगा। तो हम बता रहे प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये लोग है तो इसको आप नोटिफाई कर सकते हो। दूसरा बोल रहा है specify guidelines grounds on which an organization shall be specified as organization of political nature। मतलब हम गाइडलाइंस दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड में गाइडलाइंस दे दूंगा, अगर वो इन गाइडलाइंस के अंडर आ रहे हैं ना तो भी वो पॉलिटिकल नेचर में माने जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बोलेगा क्या, नहीं तू तो भाई पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं कर सकता ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगा इन राइटिंग ग्राउंड टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ग्राउंड टू स्पेसिफाई एज ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि तेरा काम पॉलिटिकल पार्टी वाला है, तो हम बताएंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड पे हम बोल रहे हैं कि तू पॉलिटिकल पार्टी वाला है। ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न नोटिस देगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना रिप्रेजेंटेशन बनाएगी फॉर रीजन टू नॉट स्पेसिफाइज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन वो बताएगी कि हमको पॉलिटिकल पार्टी इसलिए मत बताओ, हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। विद इन 30 days रिप्रेजेंटेशन देगी प्लस सफिशिएंट कॉज भी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन मेड बाय जो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया ऑर्डर दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 120 days फ्रॉम इशुएंस ऑफ नोटिस। जब नोटिस मिला, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दिया ना यहाँ पे, है ना, तो वहाँ से लेके विद इन 120 days फ्रॉम इशुएंस ऑफ नोटिस, वहाँ से लेके 120 days काउंट करेंगे, प्लस फर्दर 60 days आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स, फर्दर 60 days आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स। ये जो रीजन्स दिए ये लोग ने उसके 60 days और मिलेंगे। तो इसको सिंपली याद करना है कि जब से नोटिस दिया है ना वहाँ से लेके 120 days तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकता है। So now we are moving ahead with section 6, that is restriction on acceptance of foreign hospitality। It is again very important question कि आपको कब हम restrict कर सकते हैं कि बेटा आप foreign hospitality तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 6 बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, मतलब आप हॉस्पिटैलिटी जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्रोहिबिट बोला क्या, नहीं, हम सेक्शन 6 बोल रहा है मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा तुझे। कहाँ से रिस्ट्रिक्ट करेगा देखते हैं हमें। कैटेगरीज ऑफ पर्सन रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी वाइल विजिटिंग एनी कंट्री, मतलब ये कैटेगरी के जो पर्सन है ना ये लोग को प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा अगर ये लोग कोई भी कंट्री विजिट करने जा रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। कौन लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, जज हो गया, देन ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया, देन एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लोग। इन शॉर्ट गवर्नमेंट के लोग में कौन कौन आ गया, जज हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया, एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो ये लोग जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लगेगा, पहला चीज़। दूसरा बोल रहा है एज पर रूल 7 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में बी रिसीव बाय स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो है वो इन लोगों को मिल सकती है इन केस ऑफ एमरजेंट मेडिकल एड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस। आपने फॉरेन कंट्री विजिट किया, सडनली आप इलनेस हो गए, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटल शेल बी इंटीमेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 month ऑफ रिसीव। जब आपको फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसके 1 महीने के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि डिटेल्स अलॉन्ग विद डिटेल्स दैट सोर्स क्या है, किसने दिया, वैल्यू कितना है और पर्पस क्या था वो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इंटीमेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर वैल्यू 1 लाख तक का है, मतलब आपको एमरजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी लेकिन 70,000 80,000 90,000 1 लाख तक में आपका काम हो गया तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन अंडर सेक्शन 6 अवेलिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, मतलब पर्सन अंडर 6 अवेलिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब ये लोग अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं, प्रायर परमिशन तो लिया लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 weeks बिफोर प्रपोज डेट ऑफ ऑनवर्ड जर्नी। जब आपका जर्नी स्टार्ट होने वाला है उसके 2 weeks पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन शैल भी अकम्पेनिड, एप्लीकेशन खाली देना है क्या, नहीं, एप्लीकेशन क्या संलग्न करो, हिंदी में मतलब अटैच करो
इनविटेशन लेटर फ्रॉम होस्ट कंट्री, इनविटेशन लेटर जो दिया होस्ट कंट्री ने, आओ हमारे देश में मज़े करो, वो इनविटेशन लेटर दो। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ऑफ मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री से एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी अपना क्लियर कर लो। विजिट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री, मतलब अगर विजिट जो है वो स्पॉन्सर करिए मिनिस्ट्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस आप करा के ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। नाउ रेगुलेशन 6 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 क्या बोल रहा है, दैट इन फॉलोइंग केसेस नीड नॉट बी सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन 6 में ये लोग ने क्या बताया था, रिस्ट्रिक्शन बताया था कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आप एक्सेप्ट करें तो ये रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 6 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल रहा है कि इन फॉलोइंग दीज केसेस आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को परमिशन के लिए कुछ भी फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं लगेगी। कब, जब आपका एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन प्रपोज विजिट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब जब आपका पूरा खर्चा ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट कर रही है, सेंट्रल या स्टेट की, तो आपको क्यों बताना है, कर तो वो लोग ही रहे, उनको नहीं बताया क्या। विजिट बाय पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी प्लस एंटायर एक्सपेंडिचर मेड बाय द पर्सन कंसर्न। आपका जो पूरा आप गए, फॉर एग्जांपल आप फॉरेन गए हनीमून के लिए, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्पॉन्सर नहीं करेगी, मैं पूरा का पूरा खर्चा उठा रही हूँ, मैं जा सकती हूँ, आई डोंट नीड योर परमिशन गवर्नमेंट, प्लीज़ माइंड इट। Foreign hospitality is providing Indian national living in foreign country. Now this is important. Understand. Foreign hospitality is providing Indian national living in foreign country. What does it say? ये बोल रहा है कि आपको जो वेयर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरेन कंट्री, मतलब ये बहुत सारे जो पंजाबीज होते हैं वो कनाडा जाते हैं, अब कनाडा में इंडियन नेशनल लिविंग हो गए, है ना, वो लोग आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको परमिशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, इन दैट केस नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, इन दैट केस दैट वुड बी इट्स ओके, यू डोंट हैव टू आस्क। मतलब आप पंजाब गए, आप किसी पंजाबी के घर पे रह रहे हो, सॉरी आप अमेरिका गए, वहाँ पे कोई पंजाबी, आप भी पंजाबी, वो आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है तो आपको नहीं बताना है, इंडियन नेशनल है ना, इसलिए। केस इन्वॉल्विंग एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑन सैलरी, फी, रेम्यूनरेशन एट्सेट्रा, मतलब अगर आप कोई असाइनमेंट था आपका, एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑन सैलरी, अगर आप कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, सैलरी, फीस या फिर इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन, चलेगा, नहीं बताओ, समझ में आई बात। फंडिंग ऑफर्ड बाय एजेंसी इन एनेक्सर 2, ये तो लिस्ट है एनेक्सर 2 में, तो फंडिंग ऑफर्ड बाय एजेंसी, फंडिंग कोई एजेंसी ऑफर कर रही है, इन दैट केस आपको गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है एनेक्सर 2 के हिसाब से। विजिट बाय मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलैटरल एक्सचेंज, बायलैटरल एक्सचेंज के अंडर अगर कोई भी इंडियन पार्लियामेंट का जो मेंबर है, विजिट बाय मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलैटरल एक्सचेंज, अगर ऐसा कुछ है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो आपको गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। Visit in pursuance of bilateral agreement between Government of India and other government approved by Ministry of Finance, मतलब विजिट इन परसुएंस ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट किया है आपने, बायलैटरल अग्रीमेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट किया है आपने, तो विजिट बाय मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलैटरल एक्सचेंज, आपने बायलैटरल एक्सचेंज मतलब आपने कुछ एक्सचेंज करना है, जैसे मोदी जी बार बार जाते रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, कुछ ना कुछ कल्चरल या जो भी है, कोई ना कोई बिजनेस रीज़न से, कोई अग्रीमेंट करने के हिसाब से, तो आप कोई उस हिसाब से कर रहे हो तो चलेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है। विजिट इन पर्सन्स ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाकायदा अप्रूव करना चाहिए लेकिन उस चीज़ को। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री, पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जा रहे हो, लेकिन अप्रूव किसने किया है, अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, समझा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, अगर उनके अंडर आप कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो तो चलेगा। तो ये चीज़ जो थी थोड़ी, इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐसी है जो नहीं याद होने वाली है शायद।
सेक्शन 6 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन 6 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल रहा है कि इन फॉलोइंग केसेस में हम अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन नहीं लेंगे तो एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटल चलेगा। वेयर एंटायर एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रहा है। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में विजिट कर रही हूँ, मुझे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी तो मिल रही है लेकिन मेरे को इंडियन डेलीगेशन वाले मेंबर से मिल रही है, नेशनल लिविंग वाले से। वेयर केस इन्वॉल्विंग वेयर एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, मैं कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रही हूँ इन लीव ऑफ व्हाट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, वेजेस एक्सेट्रा, ठीक है, फीस एक्सेट्रा। फंडिंग ऑफर्ड बाय एजेंसी एनेक्स 2 के हिसाब से देख लो। अच्छा, अभी मैं विजिट कर रही हूँ, मैं नहीं विजिट कर सकती, सिर्फ इंडिया का जो इंडियन डेलीगेशन, इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का जो है मेंबर वो विजिट कर रहा है बायलैटरल एक्सचेंज, तो ठीक है, नहीं पूछने की ज़रूरत है। बायलैटरल अग्रीमेंट के हिसाब से आप जा रहे हो, लेकिन वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करनी चाहिए आपका। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स अंडर व्हाट, सो अंडर अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये अगर कमिटी है, ये अगर आपको अप्रूव करती है तब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन अप्रूव कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये खुद आपको अप्रूवल दे रही है। सो वी हैव गॉट हियर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 7 हियर, बट सिंस सेक्शन 9 इज कनेक्टेड आई विल टीच यू दैट फर्स्ट। ओके, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है प्रोहिबिट रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने ही नहीं देंगे आपको, लेके तो दिखाओ। सो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है कि मैं प्रोहिबिट कर सकता हूँ, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हो इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेटिस्फैक्शन दैट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशियली इन व्हाट, अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके आप ले रहे हो, आप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके ले रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ फेयरनेस इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेशन के लिए ले रहे हो, मतलब ये, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके कोई भी चीज़ करनी चाहते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगी क्या? सिंपल सी बात है, मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करने वाले तो मम्मी पापा अलाउड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब प्रोहिबिट कर सकती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिसिप्ट, मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी बेटा आप ले नहीं सकते। किन चीज़ों में? जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि दैट फॉरेन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशियली, लाइकली टू अफेक्ट है या अफेक्टेड है, फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट तो मारेगी डंडे। सो लाइकली टू अफेक्ट है व्हाट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी इंडिया के खिलाफ जाके आप कुछ ले रहे हो, चलेगा क्या? नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हो, चलेगा क्या? नहीं। फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेशन, पहली चीज़ इलेक्शन में फ्रीडम ऑफ फेयरनेस मेंटेन करना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप उनके अगेंस्ट जाके फ्रीडम ऑफ फेयरनेस, मतलब आप इलेक्शन आ रहा है, आप पैसे ले रहे हो, चलेगा क्या? नहीं। आपका फ्रेंडली रिलेशन है विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन की कोई स्टेट है, आप उसके साथ फ्रेंडली हो रहे हो और आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इंडिया में कोई भी मचान कर सकते हो, राइट है ना? तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, अच्छा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से आपको मना कर सकती है टू हार्मोनाइज बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी के बेस पे। मतलब आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशियली रिलीजियस। सपोज आपको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे रहा है और हिंदुइज्म को बढ़ा रहा है, तो समवेयर और दी अदर रिलीजियस का प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे रहा है और मुस्लिम्स को प्रोमोग्रेनेट कर रहा है, माइंड वॉश कर रहा है, सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और माइंड वॉश कर रहा है कि आप ये हो, आप तो ये हो, आप तो ये हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बिकॉज व्हाट, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, इधर रेशियल हो रहा है, सोशल कॉज पे कोई भी है, लिंग्विस्टिक है, रीजनल ग्रुप है, कास्ट और कम्युनिटी को लेके कोई जो जुडिशियली अफेक्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उधर पे उठ जाएगी और मारेगी डंडे। अब क्या बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोहिबिट वाली चीज़ पढ़ी ना, हमने प्रोहिबिट वाली चीज़ पढ़ी ना, दैट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीप्ट की, मतलब ये चीज़ों में आप दे रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट
सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3, मतलब ये जो सेक्शन 3 हमने पढ़ा कि ये सारे लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को प्रोहिबिट कर सकती है तो कर सकती है भाई। अंडर सेक्शन 3 फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट मत करो। अंडर सेक्शन 6 हमने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो पर्सन सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड नहीं है फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 6 टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये कि कोई भी क्लास ऑफ पर्सन या एनी पर्सन जो स्पेसिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 11। वापस से सुन लो। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6 to furnish information of source or manner in receipt of foreign hospitality। बोल क्या रहा है, पहले ये चीज़ बोल रहा है कि ये ना चीज़ लिंक्ड है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 या फिर रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड अंडर दी सेक्शन 3 वाला ये वाला है। दूसरा बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर सेक्शन 6 टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और सोर्स और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि मेरे को बताओ पैसे कहाँ से मिले, सोर्स बताओ, मैनर बताओ, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो मेरे को बताओ कहाँ से लिया है, सोर्स और मैनर बताओ मुझे। अंडर सेक्शन 11 बोल रहा है फर्निश इन्फो अमाउंट, सोर्स, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नहीं पढ़ा तो चलेगा, मतलब देखो फर्निश इन्फो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा कि आप ले रहे हो ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, अमाउंट बताओ कितना लिया, सोर्स बताओ कहाँ से लिया, मैनर बताओ कौन से मोड पे ले रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं बोल रहा। अभी तक हमने जो पढ़ा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा, यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट तो आप कर रहे हो वो तो मुझे पता है, यूटिलाइज भी करोगे वो भी बताओ ना, सब मेरे को पूरा चाहिए कि क्या क्या किधर किधर एक एक रुपये आपने खर्च किए। नाउ रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11 अपना जो सेक्शन है वो पीछे आने वाला है, इसको मैं वापस से लिंक करके बताऊंगी। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(1) टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल सी चीज़ है, पहले इसे प्रोहिबिट कर दिया, फिर बोल रहा है कि मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 6, मैंने बताया ऑलरेडी मेरे कंडीशन को। फिर बोल रहा है करके कि अंडर सेक्शन 6 अब आप मैं रिस्ट्रिक्ट तो करूँगा, दूसरा चीज़ बोल रहा है मैं आपको बोलूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, मैनर बताओ, सोर्स बताओ, अमाउंट बताओ, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, अमाउंट, सोर्स और मैनर बताओ, एक्सेप्ट किया कितना किया, यूटिलाइज कितना किया, बचा कितना है, सब बताओ। सेक्शन 11(1) के हिसाब से बोल रहा है टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 11 के हिसाब से आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो मेरा परमिशन लो, मेरे परमिशन के अलावा आप किधर जा नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना पावर है, समझ में आई बात। तो ये हमने किया सेक्शन 9। अब हम करेंगे अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है। पहला है सेक्शन 10, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन फॉरेन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। ये कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा है। सेक्शन 7 है अपना प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, और सेक्शन 8 है अपना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये वाला जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेक्शन कहाँ तक कर लिया हमने, सेक्शन 6 कर लिया है, 9 तक कर लिया है, 7, 8 और 10 ये बाकी है 10 तक ख़त्म होने में। फिर आप अपना आ गया सेक्शन 13, 14 है, देन 16 है, 11 है, 17 है, 18 है, 19 है, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 40 अप्रॉक्सीमेटली समवेयर और दी अदर मिला के पूरा सेक्शन कहाँ तक खत्म हो रहा है, 52 तक खत्म हो रहा है। आपके बीच में कुछ कुछ गायब भी है एज पर द मॉड्यूल, जो मॉड्यूल में ही नहीं है। सो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड या दैट्स इट।